Hello everyone, welcome to Signing Success in English. Today we are going to discuss the chapter Keeping Quiet. This is the poem written by Pablo Neruda. Before starting the chapter, let's have an introduction of the author. Pablo Neruda, 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda ये पेन नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसुएल्टो का, जो कि रहने वाले हैं पैरल चिली के. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. मीन्स इनके पोम्स वो इतनी इजीली अंडरस्टूड इमेजेस के साथ कंपोज की गई हैं कि इनकी ब्यूटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. यहाँ एक टर्म आया है नो लेस ब्यूटीफुल, नेगेटिवली पॉजिटिव बताया गया है. मतलब इनकी पोम्स बहुत इजीली अंडरस्टूड की जा सकती हैं, बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं. दैट्स व्हाई दीज आर वेरी ब्यूटीफुल. He was very great as he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. And in this poem, Keeping Quiet, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Necessity of quiet introspection. Neruda इस बात पर जोर देते हैं कि हमने जितना भी डिस्ट्रक्शन किया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही डेंजरस है, और उसको अगर हम अभी भी ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है. इसके साथ साथ हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, कि इंसानों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप हो, एक साझा समझदारी की फीलिंग डेवलप हो, जिससे ह्यूमन को समझ सके और इस तरह के डिस्ट्रक्शन को रोक सके. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोम, we should know some more things. That in this poem the importance of introspection is emphasized. Poet Pablo Neruda emphasized the importance of introspection, deep introspection. Man has become very selfish, we all know. आजकल इंसान कितना selfish हो चुका है, and his own actions cause him many miseries. और उसके अपने एक्शंस की वजह से उसके लिए बहुत सारी नई नई परेशानियां पैदा हो गई हैं. जैसे मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनैलिटी एंड ज्योग्राफिकल डिविजन्स. ये सारी बाउंड्रीज कास्ट को लेकर के, क्रीड को लेकर के, रेस को लेके, धर्म, रिलीजन, लैंग्वेज, भाषा, कल्चर, संस्कृति, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता एंड ज्योग्राफिकल डिविजन्स, और भौगोलिक जो बंटवारे हैं, जो विभाजन है, इन सब की दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं. और इंसान ने इनकी दीवारें खड़ी कर ली हैं तो यही इंसान के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करने का काम करता है. और इस डिस्टेंस की वजह से हेट्रेड जैसी चीजें, इंटॉलरेंस जैसी चीजें, ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स हैं जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कभी भी क्रिएट नहीं होने देती हैं, उनका बोलबाला चारों तरफ हो गया. पैब्लो नेरुदा एक बात और कहते हैं कि अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें जरूरत है नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक टाइप से इस पोम के थीम कह सकते हैं, जिस पर एम्फेसाइज किया गया है, फोकस किया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Pablo Neruda कहते हैं, Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, and we will all keep still. और फिर हम सब एकदम शांत हो जाएंगे. Still, शांत. हम सब एकदम काम, एकदम पीसफुल, एकदम शांत हो जाएंगे. हम कुछ नहीं करेंगे. किस चीज की बात यहाँ पर की जा रही है, थोड़ा ये जाने. यहाँ 12 तक काउंट करने की जरूरत क्यों है? वो कहते हैं 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं एंड 1 डे में 12 आवर्स होते हैं. तो यहाँ 12 तक काउंट करने का मतलब ये है कि हम 12 आवर्स, 12 घंटे, 12 महीने, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक थोड़ा सा सोचें, थोड़ा रुकें. जब हम 12 तक काउंट करते हैं मतलब हम अपने दिन भर, अपने साल भर जो ड्यूरेशन हमारे पास है, हम तब तक बिल्कुल शांत हो जाएं. वी विल ऑल कीप स्टिल. हम बिल्कुल शांत हो जाएं. क्यों शांत हो जाएं? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सोचने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए. इससे क्या होगा? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ. फेस ऑफ अर्थ, इस अर्थ सरफेस पर, एक बार के लिए इस अर्थ सरफेस पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज.
आओ कोई भी भाषा ना बोले, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को बिल्कुल भी मूवमेंट ना दें, बिल्कुल भी हिलाएं। ये तो था इसका लिटरल मीनिंग। अब इसके एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं। पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि अर्थ सरफेस पर जितने भी लोग हैं, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी लोग हैं इस अर्थ पर रहने वाले, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के बैरियर हमने खड़े कर लिए हैं, नो लैंग्वेज मीन्स नो लैंग्वेज बैरियर। जो लैंग्वेज के बैरियर है, कोई कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, इसकी वजह से हमारे बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। चलो हम सब शांत हो जाएं, हम कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात ना करें, हम सब इतने शांत हो जाएं कि हमारे बीच कोई डिफरेंस ही ना रह जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ थोड़ी देर के लिए रुकें, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को जितना हमने अब तक मूवमेंट दिया है, जितने भी हमने अपने हाथों से गलत काम किए हैं, उन सभी काम, सारी एक्टिविटीज को हम रोक। इन एक्टिविटीज को रोकने से क्या होगा, जब हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे तो शायद हम अपने दिल में, अपने दिमाग में कुछ सोच पाए, हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाए, जिससे हमको ये पता चलेगा कि देखो हमने पास्ट में कितने सारे रॉन्ग वर्क्स किए हैं, कितने मिसडीड्स किए हैं, जो आज हमारी प्रॉब्लम्स के लिए कॉजेज बन गए हैं, कारण बन गए। ये जितनी भी लाइंस हैं अब तक हमने रीड की, यहां से लेके और यहां तक, ये इंट्रोस्पेक्शन पर फोकस कर, रुकने के पर फोकस करती है, अपनी सारी एक्टिविटीज को सीज करने की, रोकने पर फोकस करती है, जिससे कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपने अंदर झांकने का एक मौका मिल सके। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। It would be an exotic moment without us, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Pablo Neruda कहते हैं, It would be an exotic moment, exotic, unusual and excited. जब हम सब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, मोशनलेस हो जाएंगे, उस टाइम क्या होगा, वो मोमेंट हम सब के लिए एकदम अनयूजुअल, एकदम डिफरेंट मोमेंट होगा, एकदम एक्साइटिंग मोमेंट होगा। एक्सोटिक इसीलिए वर्ड यूज किया गया है, मतलब जैसा आपने कभी पहले फील ना किया हो, एकदम नया, अनयूजुअल, आपके लिए एकदम डिफरेंट मोमेंट होगा। आज तक हम सब कभी रुके नहीं हैं, कभी शांत नहीं हुए हैं, इसीलिए हमने आज तक कभी इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया है। आओ रुक जाएं और एक ऐसे मोमेंट में एंटर करें जो कि बिल्कुल नया हो हम सब के लिए। और कैसा मोमेंट हो, विदाउट रस, जिसमें कोई भीड़ भाड़, कोई दौड़ भाग ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, जो कि हम रोज अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि सबको भागने की लगी है, सबको दौड़ने की लगी है, सब एक दूसरे को धकेल रहे हैं, इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। विदाउट इंजन, इंजन्स मशीन, हम रोज मशीनों की तरह दौड़ते हैं, और हमारा जीवन, हमारी लाइफ बिल्कुल मशीनों के चारों तरफ घूमती है, मोबाइल फोन से लेके कार, बस, बाइक, इसके अलावा हम जिस ऑफिस में वर्क करते हैं वहां ऑल द टाइम हम मशीन से घिरे रहते हैं, हम अपने घर में भी डिफरेंट टाइप की मशीनरी से घिरे रहते हैं। हमारा जीवन मशीनों के बीच में ही गुजरने लगा है, सुबह से लेकर शाम तक इन मशीनों के साउंड के बीच में हम दब करके रह गए हैं। जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एक डिफरेंट एक्सोटिक मोमेंट में हम एंटर करेंगे, जहां कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई इंजन का साउंड नहीं होगा, कोई मशीनरीज नहीं होंगी, वी वुड ऑल बी टुगेदर, तब हम फील करेंगे कि हम सब साथ हैं, इन अ सडन स्ट्रेंज, बिल्कुल एकदम अलग टाइप का अनयूजुअल मोमेंट ऐसा हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे लिए बिल्कुल एकदम नया होगा, एकदम अजनबी मोमेंट होगा, जिससे हम पहले कभी भी परिचित नहीं हुए हैं। एक ऐसी नई फीलिंग हमारे अंदर आएगी जो हम सब फील करेंगे, एक साथ फील करेंगे, पूरे अर्थ के जो पीपल हैं वो सब इस मोमेंट को फील करेंगे। और यहाँ पर फिर जो बिल्डअप होगा, जो क्रिएट होगा, वो होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बिना रुके, बिना साइलेंट हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इमेजिन करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पैब्लो नेरुदा थोड़ी देर शांत होने के लिए एक स्टिलनेस की बात करते हैं, एक साइलेंस की बात करते हैं, एक एक्सोटिक मोमेंट की बात करते हैं। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन क्यों करना है, क्योंकि हमने अब तक जितने भी मिसडीड्स किए हैं, जितने भी हार्मफुल वर्क किए हैं, उनको हमें हील करना है, उनको रिकवर करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही सब हम देखने वाले हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man getting salt would look at his hurt hands.
पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि आज तक सब लोग आंख बंद करके एक अंधी दौड़ में शामिल थे। फिशरमैन कोल्ड सी में व्हेल्स को हार्म कर रहे थे। जो सॉल्ट कलेक्टर्स हैं, ऐसे लेबर्स हैं जो कि सॉल्ट को उठाने का काम करते थे सी बीच पर, वो अपने हाथों को कितना हर्ट्स कर चुके हैं, उन्होंने आज तक कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि फिशरमैन व्हेल्स को यानी नेचर को हर्ट कर रहे थे। जो सॉल्ट गैदरर हैं, वो सॉल्ट गैदरर अपने हाथों को यानी खुद को हर्ट कर रहे थे। इस तरह से इंसान नेचर को तो हर्ट कर ही रहा था, साथ ही साथ अपने आप को भी हर्ट कर रहा था, जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, उसने कभी इन चीजों को नोटिस नहीं किया। लेकिन जब हम साइलेंट हो जाएं, हम स्टिलनेस में आ जाएंगे, हम थोड़ी देर के लिए मोशनलेस हो जाएंगे, तब क्या होगा? ह्यूमन नेचर को हार्म करना बंद कर देगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड्स। और जो लोग खुद को हर्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट गैदरर जो अपने हाथों को हर्ट कर रहे थे, वो भी जब रुक जाएंगे तब वो अपने हाथों की तरफ देखेंगे और उन्हें ये चीज रियलाइज होगी कि वो अपना कितना नुकसान कर चुके हैं। और इस तरह से वो अपने उन वाउंड्स को, वो अपने उन घावों को रिकवर करने के लिए, उनको हील करने के लिए कुछ देर के लिए सोचे। मतलब इंसान नेचर को हर्ट करना और अपने आप को हर्ट करना दोनों बंद कर देगा। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. पैब्लो नेरुदा इस स्टेंजा में कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स अगेंस्ट नेचर और एनवायरमेंट। वो लोग जिन्होंने नेचर के अगेंस्ट, एनवायरमेंट के अगेंस्ट वॉर किया है, मतलब नेचर को नुकसान पहुंचाया है। वॉर्स विद गैस, और साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने पॉइजनस गैसेस इस एनवायरमेंट में रिलीज की हैं और हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाया है, उसको पॉल्यूट किया है। वॉर्स विद फायर, ऐसे लोग जो कि फायर मतलब हीट, जंगलों में आग लगा देते हैं, फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं। वॉर्स विद फायर, यहाँ इसके साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं इसमें जो गन्स के साथ एक दूसरे पर फायर करते हैं, जो एक दूसरे को शूट करते हैं। बॉर्डर्स पर होने वाले युद्ध, वो भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये सब लोग, चाहे फिर वॉर एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे वॉर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, चाहे वॉर कंट्रीज के अगेंस्ट हो, इन सब से मिलता क्या है? विक्ट्री। एक ऐसी विक्ट्री मिलती है विद नो सर्वाइवर, एक ऐसी विजय, एक ऐसी जीत मिलती है जिसमें फिर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं बचता, सब के सब मारे जाते हैं। क्या हम लोग ऐसी जीत हासिल करना चाहते हैं? जिस तरह से हमने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, पॉल्यूशन क्रिएट किया, हमने एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाए, आर्म्स उठाए, न्यूक्लियर वेपन्स उठाए, इनसे हमें जो विक्ट्री मिलेगी वो एक ऐसी विक्ट्री होगी कि जिंदा रहने वाला, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये सभी लोग, जब मैं 12 तक काउंट करूंगा और सब लोग जब बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, एक एक्सोटिक मोमेंट को फील करेंगे, तब ये सब के सब वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहन लेंगे। ऐसे कपड़े जिस पर कोई गंदगी नहीं होगी, जिस पर ब्लड के शेड नहीं होंगे, स्टेन्स नहीं होंगे। ये सब लोग वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अब एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, ब्रदर्स मतलब यहाँ भाईचारे से है, ब्रदरहुड। ये सब एक दूसरे को भाई भाई की नजर से देखेंगे, एक लव की नजर से देखेंगे, एक रिलेशनशिप की नजर से देखेंगे। सब एक साथ आएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ये अपनी पर्सनल एनिमिटी को छोड़ कर गए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे। कैसे? इन द शेड। इन द शेड मीन्स अंडर द ट्रीज। जिस नेचर को नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं पेड़ों को बचाते हुए उन्हीं के नीचे हम सब मिलेंगे, डूइंग नथिंग। और जो अब तक हम करते आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, डूइंग नथिंग। अब वो सब नहीं करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, मतलब हमने जो ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस और वॉर्स विद फायर जो किया था, वो अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट।
I want no truck with death. पैब्लो नेरुदा इस स्टेंजा में कहते हैं, What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा इंटेंशन है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है. वो आपको कंफ्यूज कर सकता है. विद टोटल इनएक्टिविटी, जब मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात करता हूँ कि हम सब स्टिल हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, मोशनलेस हो जाएं, नॉट डूइंग एनीथिंग, और कुछ भी ना करें, इस टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम कुछ भी ना करें, निकम्मे हो जाएं, काम करना बंद कर दें. वो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट लाइन में और कहते हैं, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जीवन का मतलब जीना है. लाइफ जो है इसका मतलब वही है जो ये अपने लिटरल मीनिंग से बताता है. लाइफ का मतलब जीने से है. ऐसी जिंदगी ही क्या जब आप जीने के बजाय मरने के बारे में और मारने के बारे में सोचने लगे. और जैसी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग की है ना प्रेजेंट में, उससे नहीं लगता कि जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए इतनी प्रोग्रेसिव हैं, बल्कि उनके डीड्स तो ऐसे हैं कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो पैब्लो नेरुदा यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना नहीं है. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जीवन का वही मतलब है जो ये बता रहा है. क्या? लाइफ का मतलब जीना. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. वॉन्ट नो ट्रक. नो ट्रक मीन्स रिफ्यूज टू डील विद. आई रिफ्यूज टू डील विद डेथ. मैं मौत के साथ सौदा नहीं करना चाहता. मेरा मतलब ये नहीं है कि बस चारों तरफ मौत होती रहे. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जिंदगी का मतलब जिंदगी है और मुझे मौत से सौदा नहीं करना है. मुझे मौत से कोई मतलब नहीं है. जब मैं इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो मैं डेड होने की बात नहीं कर रहा हूं. यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा. वो इनएक्टिविटी का मतलब डेथ से नहीं लेते हैं. वो कहते हैं कि डेथ होने पर आदमी इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन मैं डेथ वाली इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक तरफा नहीं सोचते, सिंगल माइंडेड होकर नहीं सोचते, बस एक ही चीज पर फोकस नहीं करते, सिंगल माइंडेड थिंकिंग अबाउट और फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग. अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड होकर के केवल एक ही चीज की तरफ नहीं सोचते, क्या? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हमारा जीवन बस आगे की तरफ चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे. जो लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे भागते रहिए. वो वही कह रहे हैं कि आज तक इंसान बस अंधी दौड़ में, एकदम ब्लाइंड रेस में भागता रहा है, भागता रहा है, भागता रहा है, और इस भागने में उसने अपना कितना नुकसान कर लिया है वो नहीं जानता. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग. एक बार के लिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बस इनएक्टिव हो जाएं और कुछ भी ना करें. परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, शायद हम जब चुप हो जाएंगे, एक विशाल चुप्पी, एक ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. जब हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो ये बहुत विशाल साइलेंस जो होगी, बहुत बड़ी साइलेंस होगी, ये शायद हमारे उस दुख को, किस दुख को तोड़ेगा? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. इस सैडनेस, इस दुख को खत्म करेगा, इंटरप्ट करेगा. जो दुख हमें है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कि हम आज तक खुद को नहीं समझ पाए, आज तक कभी हमने अपने अंदर झांक के नहीं देखा. एंड थ्रीटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम अपने जीवन को खतरे में डालते रहे. हमने अपने आप को कभी नहीं समझा और अपने जीवन को खतरे में डाल दिया. बस इस बात का हमको दुख है, इस दुख को शायद थोड़ी देर के लिए हम रोक पाए, हम खत्म कर. परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस. पैब्लो नेरुदा एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ देने की कोशिश करते हैं कि शायद इस अर्थ से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है. जरा ध्यान दें कि ये अर्थ हमको कुछ सिखा रही है. एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड. और ये हमको क्या सिखा रही है? कि जब चारों तरफ सब कुछ डेड सा नजर आता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो उस डेथ में भी एक जीवन छुपा हुआ होता है. जब चारों तरफ आपको मौत नजर आए, सब कुछ डेड नजर आए, कुछ भी जिंदा ना दिखे, तब ये मत समझ लेना कि सब कुछ मर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बल्कि उसमें से भी जीवन पैदा होता है, जीवन प्रूव होता है. कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जब हम उनको देखते हैं इधर उधर बिखरे बीजों को, तो वो देखने में बिल्कुल डेड लगते हैं, बेजान लगते हैं. लेकिन जब कुछ दिन हम वेट करते हैं तो उन्हीं बीजों के अंदर से छोटे छोटे स्प्राउट्स, छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं और जीवन की शुरुआत होती है. तो चारों तरफ जब सब कुछ डेड नजर आने लगे, सब कुछ एंड नजर आने लगे, फिनिश्ड नजर आने लगे, तो
आप अपने आप को थोड़ा सा रोकें, थोड़ा वेट करें और देखें कि उसके बाद फिर से एक नया जीवन शुरू होता है। मतलब इंसान अगर आज रुक जाए, थोड़ी देर के लिए वेट करे, इंट्रोस्पेक्ट करे, तो उसका जीवन जो बिल्कुल मरे हुए के समान हो चुका है, वो दोबारा से एक बार खिल उठेगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। वो कहते हैं कि बस मेरा जो इंटेंशन था, जो मैसेज था, वो मैंने आपको दे दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं फिर 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट। आप बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से अपने अंदर झांक करके देखिए, कुछ रियलाइज कीजिए, आपने जो भी मिसडीड्स किए हैं, जो रॉन्ग वर्क्स किए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उन सब पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए और उनको कैसे ठीक किया जाए, इसका रास्ता आपको खुद ब खुद मिलेगा। और वो कहते हैं कि मेरी बात यहीं खत्म हो जाती है, आई विल गो, और मैं चलता हूं। सो डियर ऑल, इन दिस वे वी फिनिश्ड द चैप्टर, द पोम कीपिंग क्वाइट, written by Pablo Neruda. I hope you understood it nicely, and this poem is going to help you in the board examination. Okay, so see you in the next video. Bye bye.